हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष की, जो कि मूलतः अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष है, पहचान के लिए संघर्ष है। इस संघर्ष की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। अब आप देखोगे कि आज का जो इजराइल है, ये पहले ये लोग रहते थे मेसोपोटामिया रीजन में, जिसे हम लोग दजला फरात नदियों का क्षेत्र भी कहते हैं। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। पहले यहाँ पर ये लोग रहते थे, तब इनको इजराइलाइट्स कहा जाता था। इनके जो पैगंबर आए, जिनका नाम था अब्राहम, जो यहूदी धर्म के संस्थापक हैं, ये इनको फिलिस्तीन और सीरिया के क्षेत्र में ले गए। राइट। अब इस बीच क्या होता है कि जो अब्राहम रिलीजन है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें आपका यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम शामिल है, ये तीनों ही धर्म एकेश्वरवाद पे यकीन करते हैं और धार्मिक प्रसार की भावना पे यकीन करते हैं। ये धार्मिक अस्तित्व की भावना पे यकीन नहीं करते हैं। ठीक है। अब चूंकि इस विचारधारा को मानने वाला जो पहला धर्म है यहूदी धर्म है, जिसके संस्थापक अब्राहम है, इसीलिए इन तीनों धर्मों को हम लोग अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। राइट। तो आपने क्या देखा कि जब यहूदी धर्म के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, जब अब्राहम नहीं आए थे, इसके पहले भी जो इजराइलाइट्स थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। और जब अब्राहम आए तो उन्होंने भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, इस्लाम ने भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया और ईसाईयत ने भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, और अपने अपने पैगंबर को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताना शुरू किया। तो जब एक ही ईश्वर है तो सभी लोग अपने वाले को ही महान मानेंगे, तो धार्मिक द्वंद्व यहीं से शुरू हुआ। लेकिन जो यहूदियों का उत्पीड़न है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो आप इस क्रोनोलॉजी के थ्रू समझेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट है कि जब फिलिस्तीन और सीरिया के रीजन में इनको अब्राहम लाए, तो ये देखा गया कि जब उसी दौरान क्या हो रहा है कि रोम साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और सीरिया फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो रोम के अधीन आ गया। रोम में जो राजा होते थे वो अपनी भी पूजा कराते थे और बहुदेववाद में यकीन करते थे। अब जब रोम राजा यहाँ पर आए तो उन्होंने यहूदियों से अपेक्षा की कि भाई आप हमारी भी पूजा करिए। तो यहूदी कहेंगे हम आपकी क्यों करेंगे, हम तो एक ईश्वर में यकीन करते हैं और हम अब्राहम को मानते हैं। तो धार्मिक आधार पर द्वंद्व वहीं शुरू हो गया। रोम साम्राज्य के शासकों ने इनका इतना उत्पीड़न किया कि ये दर बदर भटकते हुए दुनिया के अन्य कोनों में जा बसे। पहला उत्पीड़न यहाँ पे हुआ जिसका रोम के वासियों ने इनका किया, मतलब रोम के राजाओं ने यहूदियों का किया। दूसरा फिर क्या होता है कि इसी क्षेत्र में आप देखें 8वीं शताब्दी में ही इस्लाम का उदय होता है मोहम्मद साहब के लीडरशिप में। और जो ऑटोमन एम्पायर है, वो जो आज का तुर्की है, वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। ये जो सीरिया, फिलिस्तीन और वेस्ट एशिया का क्षेत्र है, यहाँ पे जो पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो, ठीक है ना, ये बहुत मजबूत होके उभरता है। अब धार्मिक द्वंद्व तो चलेगा ही यहूदियों और इस्लाम के बीच में। तो फिर जब इस्लाम ने यानी कि ऑटोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र पे कब्जा किया, तो फिर से यहूदियों को मारा गया और यहूदी दर बदर भटकते हुए कहाँ पहुंचे, यूरोप पहुंचे। अब हुआ क्या, पहले पैगंबर अब्राहम जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, दूसरे पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की, और तीसरे पैगंबर जो कि ईसा मसीह हैं जिन्होंने ईसाईयत की स्थापना की। तो धार्मिक प्रसार की भावना के कारण क्रूसेड्स हुए, जिन्हें हम लोग हिंदी में धार्मिक युद्ध कहते हैं, ये इस्लाम और ईसाइयों के बीच हुए अपने अपने धर्म को प्रसार के लेके। तो जब इस्लाम ने इस एरिया को जीता तो इनको यूरोप भागना पड़ा, और यूरोप में जहां भी गए इनको दमन का ही सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था इंडिया को छोड़ के जिन्होंने यहूदियों को एम्ब्रेस किया हो। ठीक। तो हुआ क्या, ये जहां भी जाते इनका दमन क्यों होता था, रीजन ही होता था कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, बहुत ही लेबोरियस लोग होते थे और बहुत उद्यमी किस्म के व्यक्ति होते थे। ये जहां भी जाते वहां के जो पहले से इस्टेब्लिश जो व्यापारी होते थे उनको ये साइड कर देते थे और व्यापार में छा जाते थे। तो जो लोकल ट्रेडर्स होते थे वो अपने जो लोकल लीडरशिप होती थी, जो राजा महाराजा होते थे, उन पे दबाव डालते थे कि भाई इनको यहाँ से दफा करो, क्योंकि इनके आने से हमारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। दूसरा, पैसे से भी ये बहुत मजबूत हुआ करते थे, तो ये भी जलन का कारण होता था। तो जब पहले चीज तो इनको रोम वासियों ने पीटा इनके रीजन में, तब ये भागे। फिर जब इस क्षेत्र में इस्लाम का कब्जा हुआ तो इनको पीटा गया, ये तब भागे। भाग के कहाँ गए, यूरोप के अन्य देशों में, जहां इनको फिर से पीटा गया। उसके कई कारण में से एक कारण था इनकी व्यापारिक जो कुशलता थी, जिससे दूसरे जो होते थे वहां के जो पहले से स्टैब्लिश्ड व्यापारी होते थे वो असहाय हो जाते थे। लेकिन आप धीरे धीरे देखते हो कि 19वीं शताब्दी आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता है। जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा है तो उस क्षेत्र पे कब्जे के लिए जो यूरोपियन पावर्स हैं उनमें होड़ मच जाती है और उसके दो ग्रुप बनते हैं। तो एक ग्रुप में आपका रहता है
अलाइड पावर और दूसरे में रहता है सेंट्रल पावर। जो अलाइड पावर होता है उसमें मेनली होता है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और जो सेंट्रल पावर होता है उसमें होता है आपका टर्की, और टर्की होता है, और इजराइल होता है, सॉरी जर्मनी होता है। यही मेन पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जर्मनी है, ऑटोमन अंपायर है, और आपका ऑस्ट्रिया है, ये हो गया सेंट्रल पावर। इस बीच इन यहूदियों ने किया क्या, इन्होंने क्या किया, अपने इंटेलिजेंस के आधार पे और अपने जो इन्होंने पैसे कमाए थे उसके आधार पे इन्होंने ब्रिटेन की बहुत हेल्प की। जब ब्रिटेन की हेल्प की तो इन्होंने धीरे धीरे ब्रिटेन को अपने फेवर में लेना शुरू किया और ये डिमांड किया कि हम यहूदियों के लिए भी तो अपना देश एक होना चाहिए। और ये डिमांड नाजायज नहीं थी, क्योंकि भाई ईसाइयों के लिए बहुत सारे देश हैं, मुस्लिमों के लिए बहुत सारे देश हैं, यहूदियों का तो कोई देश ही नहीं था। अब ब्रिटेन मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहूदियों ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। लेकिन अब आप ये देखोगे कि जो ब्रिटेन है वो अरब के देशों को भी बहुत नाराज नहीं करना चाहता है। तो उसने क्या कहा कि ठीक है आप इस एरिया में बसिए आके। तो धीरे धीरे ब्रिटेन के कहने पे ये लोग यहाँ पे आके बसने लगे, ठीक। और जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, क्लीमेंट एटली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही प्रो यहूदी था। तो उसने और ज़्यादा दुनिया के अन्य कोनों से यहूदियों को उस फिलिस्तीन के क्षेत्र में बसने के लिए कहा। लेकिन ब्रिटेन ये तोहमत अपने सिर नहीं लेना चाहता था, तो इस मामले को यूएन ले गया। यूएन में सभी जानते हैं कि जो बोलबाला था वो ब्रिटेन और अमेरिका का हुआ करता था। तो क्या तय हुआ, ये तय हुआ कि भाई जो ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है इसमें से 35% क्षेत्र यहूदियों को इजराइल बनाने के लिए मिल जाएगा, और जो 65% क्षेत्र होगा वो आपको फिलिस्तीनियों को मिलेगा, इसी को कहा जाता है टू नेशन थ्योरी। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा और सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा होता था आज भी, ठीक है, वो यहूदियों का है। तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन लीडरशिप इसके खिलाफ जाने का सोच ही नहीं सकती थी, राइट, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे उनके वहां पर, राइट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा है कि अमेरिका भी अल्टीमेटली तो ब्रिटेन के साइड से ही लड़ा था, और ब्रिटेन को पहले बहुत लंबे समय से फेवर कर रहा है इजराइल जो यहूदी हैं फेवर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी मदद अमेरिका ने भी ली, इनकी मदद ब्रिटेन ने भी ली, तो यहूदियों के लिए एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए इजराइल। तो ये तय हुआ यूएन में कि टू नेशन थ्योरी दी गई कि 35% क्षेत्र इजराइल को यहूदियों को मिल जाएगा, इजराइल बनाए, और 65% क्षेत्र जो होगा वो मिलेगा फिलिस्तीनियों को। लेकिन ये बात अरब देशों को नागवार गुजरी, और यही रीजन है कि 1948 में 14 अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। फिर दूसरा, इस युद्ध में क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ यूएस इजराइल ने इन सभी को धूल चटा दी। तो अब ये अपमान इनके अंदर भरा हुआ है, तो इन्होंने कहा नहीं, फिर से हम 1967 में हमला करेंगे। और 1967 में इजराइल का फिर से इन अरब कंट्रीज से, उसमें कुछ आज का जो अफ्रीका है वहाँ के कंट्रीज भी शामिल थे, और मिस्र की लीडरशिप में एक बार फिर इन देशों ने इजराइल पर अटैक किया। इजराइल ने इस बार बिना किसी के हेल्प के ही इन सबको धूल चटा दी। उसके बाद 1973 में एक बार फिर से युद्ध किए ये अरब कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज मिलके, उसमें भी इजराइल ने इनको धूल चटा दी। अब हुआ क्या, 1967 का जब वार इजराइल ने जीता तो उसमें एक उसने काम किया, सीरिया से गोलन हाइट्स का क्षेत्र कब्जा कर लिया, और मिस्र से, आज जिसे हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र से उसने जो सिनाई पेनिनसुला है, आप देखोगे एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक ट्रायंगल टाइप का एरिया है, उसे हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और जो पूर्वी यरूशलेम है उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। तो जो 35% का एरिया था उसको धीरे धीरे इजराइल क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। अब इधर पे दूसरी पॉलिटिक्स भी हो रही है। दूसरी पॉलिटिक्स क्या हो रही है कि अब आप देखोगे कि 1979 में ईरान की क्रांति होती है, और ईरान की क्रांति होते ही कल तक ईरान अमेरिका का पिछलग्गू हुआ करता था, लेकिन अब ईरान अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन हो गया। और ईरान चूंकि एक शिया संप्रदाय को मानने वाला एक इस्लामिक कंट्री है, और जो सऊदी अरब है वो सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला इस्लामिक कंट्री है, तो अमेरिका ने सोचा यही वो उचित समय है जब शिया सुन्नी की खाई जो पहले से ही चली आ रही है उसको अगर हम लोग ब्रॉड कर देंगे, वाइडन कर देंगे, तो शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट में आपस में उलझ जाएंगे, और यहाँ पे इजराइल का आइसोलेशन भी हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखा कि ईरान और सऊदी अरब की लीडरशिप में शिया सुन्नी में अरब देश बट गए, और इजराइल के आइसोलेशन को खत्म करने का यही वो समय था। तो 1979 ने
में यूएस ने एक अकॉर्ड ला दिया जिसको बोलते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। इसके पहले 1956 में जो स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था, इसमें हुआ क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल के इजिप्ट यानी मिस्र पे हमला किया था। इस क्षेत्र पर यूरोपीय देशों का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका ने सपोर्ट किया मिस्र का, और बहुत अपमानित होके ब्रिटेन और फ्रांस को ये एरिया छोड़ना पड़ा। तो मिस्र भी अमेरिका के एहसान तले दबा है, और 1979 के इसी एहसान तले दबे होने के कारण अमेरिका के कहने पे कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ और मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। तो आइसोलेशन जो है, अलगाव है इजराइल को, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक, फिर आप देखोगे आगे चल के, इसके पहले 1950 में तुर्की भी दे चुका है। अब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम लोग नहीं जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, मैं आपको बता दूंगा। फिर आप देखते हो कि 1991 एक डिसाइसिव ईयर होता है जब यूएसएसआर का विघटन होता है। तब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो दुनिया यूनिपोलर हो गई, मतलब दुनिया में एक ही सत्ता का केंद्र बिंदु है, दैट इज यूएस। तो यूएस का जो इन्फ्लुएंस था इस अरब क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ गया। तो फिर उसने 1991 में एक ओस्लो एग्रीमेंट दिया। ओस्लो एग्रीमेंट में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था फिलिस्तीन के क्षेत्र में, पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो पीएलओ था उसने इसी ओस्लो एग्रीमेंट में 1991 में इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है। अब हुआ ये कि आगे अब धीरे धीरे यूएस ये सोच रहा है कि हमें इजराइल का आइसोलेशन इस रीजन में खत्म करना है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड की बात की। उस अब्राहम अकॉर्ड में यही कोशिश थी कि 4 अन्य देशों से कहा गया कि आप इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दें, और उन देशों में शामिल है आपका बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान। इनके अपने खुद के स्वार्थ हैं और अमेरिका से कहीं ना कहीं इनका राब्ता है, अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते हैं। जैसे यूएई को लगता है कि इस अरब पूरे रीजन में जो सुन्नी ब्लॉक में दबदबा है वो सऊदी अरब का है, अगर हम अपनी नज़दीकी इजराइल और यूएस से बढ़ाते हैं तो सुन्नी में हमें मुखिया बनने का मौका मिल सकता है, हमको अमेरिका से लेटेस्ट हथियार मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की इजराइल ने, वो और जो अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर नहीं, तो उसमें हम इजराइल का एक्सपर्टीज ले सकते हैं। ऐसे ही सूडान ये सोच रहा है कि जो अमेरिका ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं, इजराइल को अगर अमेरिका कहने पे हम मान्यता देते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को मानते हैं, राइट, तो इससे हमें जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो हट जाएंगे। ऐसे आपके सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, राइट। तो कुल मिला के जो समस्या है वो ये है कि यहूदियों का जो अपमान पूरी दुनिया में यूरोप वासियों ने किया, अगर वो अपमान उन्होंने अपने अपने देशों में यहूदियों को नहीं किया होता तो यहूदी वहीं सेटल हो गए होते आराम से, और उनको एक स्वतंत्र देश की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूरोप में सब जगह से अपमानित होने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए। तो जिनको अपमानित किया यूरोपियों ने, उन्होंने अपने यहाँ उनको ना बसने देके उनको उस क्षेत्र में बसने दिया जहाँ पहले से फलस्तीनी रह रहे थे। तो अगर अपमान आपने किया है तो जमीन भी आपको ही देनी चाहिए थी ना, तो समस्या किसी और की और किसी और के गले डाल दी, यही हम कह सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि जो इजराइल में राष्ट्रवाद की भावना आई वो आई कहाँ से। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति होती है उसने पूरे यूरोप में और कुछ हद तक एशिया के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की गंगा जमुना बहाई। तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा मिला, उसी राष्ट्रवाद से यहूदी राष्ट्रवाद भी पनपा, और इसी को कहा जाता है जियोनिज्म, है ना। जियोनिज्म मतलब यहूदी राष्ट्रवाद। तो इनके एक जो लीडर होते हैं जिनका नाम होता है आपका थियोडोर हर्जल। तो थियोडोर हर्जल जो है वो 1897 में जो बेशल शहर है स्विट्जरलैंड को, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस में तय होता है कि हम पश्चिमी देशों पर दबाव डालेंगे कि यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि यहूदी जो पूरे दुनिया से अपमानित हुए, उनको एक देश इजराइल मिला है यहूदियों के लिए। तो ये जानते हैं कि अगर हमने थोड़ी भी ढील दी, हमने थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ किया, तो पूरी दुनिया में हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो युद्ध है ये अपनी अस्तित्व के लिए है, ये अपनी पहचान बनाए रखने के लिए है। तो अगर आप अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने रूट्स को जानें, और रूट्स को जानने के लिए आपको अपने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो शस्त्र भी आपको चलाना आना चाहिए।
तो अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों आपको आने चाहिए। इसलिए लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सामर्थ्य हासिल करने से आप दूसरे पे अटैक ही कर दें, लेकिन दूसरा अगर कोई आपको करे तो आप अपनी पहचान को मिटने से बचा सकें। नेहरू और गांधी के वजह से हमारे इतिहासकारों ने हिंसा को इस तरह से युद्ध को इस तरह से किया है कि युद्ध कोई बहुत बुरी चीज है। युद्ध बुरी चीज नहीं है, उद्देश्य उसका मतलब यह है कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। तो जिस तरह यहूदी यानी इजराइल अपने अस्तित्व की पहचान के लिए लड़ रहे हैं, ये कमोबेश स्थिति किसी भी देश के सामने आ सकती है, तो उसको हर तरीके से स्ट्रांग भी रहना चाहिए और अपने पहचान के लिए मर मिटने का आदर्श भी हम यहूदियों से सीख सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।